हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ और नए क्वेश्चंस को आपके साथ। पिछली सीरीज से आगे बढ़ते हुए आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डिकोड एग्ज़ाम के इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम पिछले वीडियो से बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी और उसको आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था कि भाई इंडिया में कितने वेटलैंड हैं, हाउ मेनी वेटलैंड आर देयर इन इंडिया, है ना। तो वेटलैंड या आर्द्र भूमियों की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 42 वेटलैंड्स। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे कई सारी चीज़ें पूछी थी, उनमें ज़्यादातर लोगों ने एटीपी का फुल फॉर्म पूछा था, वो सब चीज़ें सब बता दी थी। लेकिन वेटलैंड में कई लोगों ने, जिस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों ने आंसर गलत किया है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। वेटलैंड, तो वेटलैंड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिया में वेटलैंड जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपके कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। और ये अभी हाल में ही इतने हुए हैं, पिछले 2 साल के अंदर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आर्द्र भूमियों से, हमेशा आर्द्र भूमियों से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें कोई बहुत बड़ा रोल रखने का नहीं है, सिर्फ समझने का है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? रामसार से। ठीक। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्वायरमेंट की सीरीज़ में से देख सकते हैं। वेटलैंड, क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, तो मैंने आपसे पूछ लिया था। और एक चीज़ और कि जैसे कि बहुत टाइम के बाद, मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया है, काफ़ी दिन से साइंस के वीडियो नहीं आ रहे थे, बिकॉज कुछ समस्याएं थी, कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं फंस गया था। लेकिन अभी मैं फ्री हूँ और अब फिर से वापस चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो आज की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माचिस बनाने के लिए निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, माचिस बनाने में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है माचिस बनाने में मेनली, है ना? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई लोगों को इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये माचिस की तीली, और माचिस की तीली में देख रहे हैं, ये जो माचिस की तीली में पीछे जो लकड़ी लगी होती है, ये चीड़ की होती है या पॉपुलर वुड की होती है? किसकी? पॉपुलर की। जो भी आपको मिल जाए पेपर में आप वो लगा सकते हैं। ठीक है। लकड़ी ये होती है और ये आपका रेड ऑक्साइड होता है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जिस सरफेस पर रगड़ा जाता है ये किसका बना होता है? ठीक है। चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक, फफूंदीनाशक, चूहानाशक, धूमक। तो देखो, अमोनियम फॉस्फाइड बेसिकली यूज इन कीटनाशक। किसमें यूज होता है? कीटनाशक। कीटनाशक के रूप में इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके या कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। चूहा नाशक में क्या मिलाया जाता है, ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि इसका मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। लौंग के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गठन होता है? तो इसमें से कौन सा घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ द लौंग ऑयल? तो इसमें अगर हम बात करें, मेथेनॉल, यूजेनॉल, मेथॉल, सॉरी, पहला मेथॉल है, दूसरा यूजेनॉल है, तीसरा मेथेनॉल है और चौथा बेंजेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है यूजेनॉल। ठीक है। बेसिकली मेथॉल, मेथेनॉल और बेंजेल्डिहाइड आमतौर पे आपने सुना होगा, और इसका इस्तेमाल अगर इसमें हो रहा होता तो आपने पढ़ा जरूर होता।
तो समस्या यही है कि आप रिजेक्शन मेथड नहीं लगाते हो। अगर आप रिजेक्शन मेथड लगाओ तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रबड़ इनमें से किस में आसानी से घुल जाता है? ठीक है, रबड़ आसानी से घुल जाता है। रबड़ कैन बी इजिली डिजॉल्व इन मेथेनॉल, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें से रबड़ किस में घुलता है बताइए? तो मेथेनॉल, मेथेनॉल में नहीं घुलता है, ना फिनॉल में घुलता है, ना नाइट्रोबेंजीन में घुलता है। ये बेंजीन में बहुत आसानी से घुल जाता है और बेंजीन इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रबड़ इज dissolve easily in benzene. Okay, now moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। इधर फ्रेयॉन है। फ्रेयॉन बेसिकली आपका एसी वगैरह में और फ्रिज वगैरह में कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, प्रतिशीतक के रूप में इस्तेमाल होती है। टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड बेसिकली यूज एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट या अपस्फोटी रोधक कारक के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेसिकली अग्निशामक यंत्रों में यूज होता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज इन कीटनाशक, है ना, पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। तो अगर आप इसे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ए का 2, भैया ए का 2 तो इसमें आ गया, बी का 1 आ गया, सी का 4 आ गया और डी का 3 आ गया। तो भैया ये डी वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो गया। बेसिकली अगर आप कुछ ना जानते से पहला वाला जानते तब भी आप मिला सकते थे, है ना। तो इसमें कोई खास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो 4 मैच में है, हो सकता है इनमें से 2 हटा के 2 नए जोड़ दें। तो ये 2 पुराने वाले अगर याद रखोगे तो काफ़ी काम आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग का है, अच्छा क्वेश्चन है। एसीटोन, एसीटोन बेसिकली महिलाएं इसे अच्छी तरह से समझ सकती हैं। आजकल पुरुष भी इसे यूज़ करने लगे हैं नाखून की पॉलिश अपसारक के रूप में, है ना, नील पॉलिश मिटाने वाले काम। टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने बताया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिकली घावों की मरहम पट्टी में, ताकि निशान निशान ना पड़े। जब कोई आपको बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो उसके निशान को, पपड़ी को हटाने के लिए इसका यूज़ होता है। और द्रव अमोनिया का इस्तेमाल होता है प्रतिशीतक के रूप में। तो डी का 4, डी का 4 यहाँ पर है, ए का 2, ठीक है, बी का 1 और सी का 3। तो सी वाला यहाँ पर एकदम सही है। तो यहाँ पर सिर्फ चौथे वाले को मिलाने पर आपको आसानी से अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रतिशीतक है जिसको घरेलू प्रतिशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो प्रतिशीतक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आज प्रतिशीतक को मैंने ज़्यादा फोकस कर लिया है। फ्रेयॉन्स, फ्रेयॉन्स इज ऑल्सो नोन एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही नुकसान करने वाली गैस होती है। CFC जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? क्लोरीन। और क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 50,000 से 1,00,000 अणुओं को विस्थापित करता है। तो CFC इज हार्मफुल फॉर ओजोन, है ना। और ओजोन गैस हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये बताइए कि ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है कि बेनिफिशियल है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आपको ये बताना है ओजोन इज हार्मफुल फॉर अस और बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। हार्मफुल होती है कि बेनिफिशियल होती है ना। इस लाभदायक होती है कि हानिकारक होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथेन, पॉलीस्टाइरेन, पॉलीएमाइड। तो भैया इसमें क्या आंसर होगा? ठीक है, इसको रट्टा मान लो, पॉलीकार्बोनेट ही हमेशा यूज होता है। और ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये अक्सर मेंस में आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो भैया चूहे मारने की जो दवा होती है वो कौन से किससे मिलकर बनी होती है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम। देखो पोटेशियम का यौगिक होता है वो, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक, ये आप लगा सकते हैं, ठीक।
इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, किससे मिला के बनता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एसिटल्डिहाइड, मेलामिल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो आप अगर देखोगे तो रिपीटेड क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो ये फिनॉल फिनॉल रिपीट है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड रिपीटेड है, और कुछ रिपीटेड नहीं है, और दोनों जहाँ मिल रहे हैं वो है आपका बी वाला। कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई कर लेना चाहिए, कॉमन सेंस बहुत काम आ जाता है इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन को करने के लिए। कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन टू ऑल पीपल्स, है ना। ये कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन होता है, और जब पेपर हो रहा होता है तो कॉमन सेंस आप लोगों के पास होता नहीं, कॉमन सेंस लोगों के पास कम और नॉनसेंस ज़्यादा होता है। तो इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे लक्स मीटर बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, लक्स मीटर। और एनीमोमीटर से विंड वेलोसिटी नापते हैं, पवन का वेग नापते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाता है, हवाई जहाज वगैरह में लगाया जाता है। और कैलोरीमीटर से हम ऊष्मा नापते हैं। फिलहाल ये कोई बता सकता है कि कैलोरीमीटर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड कैलोरीमीटर? ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रडार, रडार किसके उपयोग में आता है? रडार का फुल फॉर्म अगर पता है तो आपको सब पता चल जाएगा। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रीडिंग, है ना, रेडियो, तो रेडियो तरंगों से रिलेटेड है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, प्रकाश तरंगों के द्वारा नहीं, ध्वनि तरंगों के द्वारा नहीं, है ना, वर्षा करने वाले बादल का पीछा करने में नहीं, रेडियो तरंगों। ठीक है, वैसे प्रकाश तरंगों का ही एक स्वरूप होती है रेडियो तरंगे, लेकिन जब रेडियो तरंगे दी हुई तो यही हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, सबसे नियर अबाउट यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 और सूची 2 को एक साथ सुमेलित करें और सही दिए हुए उत्तर को नीचे कूट से चयन करें। सूची 1 और सूची 2, है ना। यहाँ उपकरण दिया हुआ है और इससे क्या नापा जाता है? आमीटर, आमीटर से हम धारा नापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर, इससे हम सापेक्ष आधार नापते हैं। स्प्रिंग तुला से हम भार नापते हैं। बैरोमीटर से हम दाब नापते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल से मैच कर ले रहे हैं तो डी का 4, ये देखो आ गया भैया, सिंपल सा, डी का 4, सॉरी डी का 1, सॉरी डी का 1, ये और ये आ गया। ठीक, अब ए का देखो, ए का आपका 3 है, तो ये वाला बी वाला सही जवाब हो गया। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 3 को मैच करना होता है, मैक्सिमम 3 को, चौथा मैच करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो वैसे 2 से ही सब निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है, रिक्टर पैमाना। ठीक है, चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल की खोज की थी, और इस रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है, रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल बेसिकली यूज फॉर, रिक्टर स्केल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है रिक्टर स्केल, जिसकी खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने इन 1935। ठीक, और एक होता है हमारे पास सेस्मोग्राफ। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट 1 एंड इंस्ट्रूमेंट 2। इंस्ट्रूमेंट 1 जो होता है और इंस्ट्रूमेंट 2 जो होता है, ये दोनों में अंतर आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट 2 की अगर हम बात करें तो ये हमें जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है? भूकंप की, कि भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सीलिंग से लटका होता है, भूकंप आने पर ये हिलता है और हमें पता चलता है भूकंप आने वाला है। ये कुछ मिनटों, चंद मिनटों पहले ही भूकंप की जानकारी देता है। और इससे जब ये स्केल फिट करते हैं, इसमें जब ये स्केल जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय मेनली रिक्टर स्केल, है ना। ये सेस्मोग्राफ जो सेस्मिक वेव को नापता है, और इनकी इंटेंसिटी और तीव्रता को बताने का काम कौन करता है? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक के पैमाने होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9।
और इसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर 10 गुने का अंतर आता है, इसे याद रखिएगा। और ये जो पूरी स्केल होती है ये लघुगणक श्रेणियों पर आधारित होती है, लॉगरिथमिक सीरीज पर बेस होती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन लॉग में होती है और जब हम एंटी लॉग लेते हैं इसलिए 10 की पावर आ जाती है और इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर 1 2 3 इस तरह से इसका अंतर बनता हुआ चलता है। तो रिक्टर स्केल से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं और आप उसे गलत कर देते हो, तो उसे गलत मत करिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भूकंपी लहरों का आयाम पता करने के लिए होता है, ये आपको पता में आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक और शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1928, 30, 32, 50। देखो सीवी रमन ने रमन इफेक्ट बताया था। क्या बताया था? रमन इफेक्ट। और ये रमन इफेक्ट इन्होंने कब बताया था? ये रमन इफेक्ट बताया 1928 में। और 1930 में इसी रमन इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए इनको क्या मिल गया था? नोबेल प्राइज़। तो याद रखिएगा ये बहुत जल्दी नोबेल प्राइज़ पा गए। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो डेमो लेक्चर आपको मिला था और मैंने यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है, आपका फिजिक्स का लेक्चर 1 लाइट का, उसमें मैंने इसको बताया भी था। छोटे रंगीन टुकड़ों से बने आश्चर्यजनक आकार को देखने में उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र, तो उस यंत्र को छोटे रंगीन टुकड़ों से बने आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र बेसिकली बच्चों के खेलने का काम आता है, इसे हम बोलते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, बायोस्कोप तो पता ही है, दूर की चीज़ देखने को, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों की चीज़ देखने में यूज़ होती है। कैलिडोस्कोप की अगर हम बात करें, 3 मिरर इसमें यूज़ होते हैं और वो सब एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं और जिसकी वजह से जब आप इसे घुमाते हो तो कलरफुल पैटर्न बनता है, लंबा सा डब्बे के जैसा होता है। जब आप अंदर देखते हो तो कलरफुल पैटर्न बनता है। कैसा कलरफुल पैटर्न बनता है? ये देखो, दिख रहा है? ऊपर राइट में देखेंगे तो राइट में छोटा सा और ये लेफ्ट में छोटा सा, दोनों तरफ आपको दिख रहा है। तो दोनों तरफ आपको दिखेगा, राइट लेफ्ट दोनों तरफ, तो आप उसे देख सकते हैं। मेरे ऊपर एक बना हुआ छोटा डब्बा, ये सब इसके पैटर्न है। आप डब्बे को जब घुमाते जाओगे और ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। बचपन में इस तरह के पैटर्न आपने देखे तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा खोइए मत, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर अमलगम। तो सिल्वर नाइट्रेट, जिसको आप लूनार कास्टिक भी बोलते हो, उसका इस्तेमाल दर्पण बनाने में होता है, इसे याद रखिएगा। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, मछुआरे अगर मछली को पकड़ना चाहते हैं तो उसे कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? मछली के नीचे, मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके ऊपर कहीं नहीं। तो देखो ये साइंस का एक फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, उस पर डिपेंड करता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है? जब आप एक सीधी पेंसिल पानी में डालते हो तो मुड़ी प्रतीत होती है, तो मतलब इसकी लंबाई या गहराई घट जाती है एक्चुअली से। तो हमेशा जब भी अगर आप इसका पूरा यहाँ पर अगर पानी के अंदर कोई वस्तु है और अगर आप उस पर एग्जैक्टली ध्यान लगाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि वो ऊपर दिखती है अपने एक्चुअल साइज से, है ना? जहाँ पे वो मछली है वहाँ से हमेशा ऊपर दिखती है, तो हमेशा हमें कहाँ लगना है? उसके नीचे ध्यान लगाना है, क्योंकि जब भी पानी के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो हमें ऊपर दिखाई देती है और एक्चुअली में वो थोड़ा नीचे होती है, तो हमेशा हमें उसके नीचे हिट करना होता है। क्योंकि पानी ड्यू टू अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल ऊंचाई से थोड़ा श्रिंक होकर हमको दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ ऊपर दिखाई देती है जबकि वो कहाँ होती है? नीचे। तो ये आपके अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए, और इसका आंसर क्या है? मछली के नीचे हमेशा हमें ध्यान लगाना चाहिए। कैलोरीमीटर समानता किससे बनते हैं? कैलोरीमीटर ताप नापने के लिए होते हैं,
ऊष्मा नापने के लिए होते हैं, ये हमेशा तांबे से बनते हैं। किससे बनते हैं? तांबे से। कैलोरीमीटर ऑलवेज मेड फ्रॉम कॉपर, ठीक है, ब्रास नहीं, एल्युमिनियम नहीं, जस्ता नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। जब जल को 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखो, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो जल का बिहेवियर होता है वो बड़ा एनॉमलस होता है ना। जब हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले उसका आयतन घटता है और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन बढ़ेगा, है ना। और इसका उल्टा डेंसिटी बोले तो डेंसिटी बढ़ती है और 4 से 100 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी कम होती है, ठीक है। डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसे बोलते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इस वजह से वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो किस पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व किस तापमान पे होता है? जिस पर उसका आयतन न्यूनतम होगा। और किस पे न्यूनतम होता है? 4 डिग्री पर। तो इसीलिए उसका घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पर होता है। तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पर, तो आयतन सबसे कम 4 डिग्री पर होगा। तो इसीलिए आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा? फिर बढ़ेगा। सिंपल सा है, सादा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बस आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तभी आप बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? स्पेस रिसर्च में। क्लेमाइडोमोनास कोलेरा कोलेरा, हाइड्रोडिक्टॉक्सन, क्लेरोडोफोरा। तो किसका इस्तेमाल होता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आमतौर पर स्पेस रिसर्च में क्लोरेरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किस तरह से होता है? बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरेरा शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान में के हौज में भोजन और ऑक्सीजन के लिए क्लोरा को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस करता है, इस वजह से इसको ले जाते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पके हुए टमाटरों का रंग लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, हार्मोन, विटामिन, किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका सही जवाब है कैरोटीनाइड। इसे ध्यान रखिएगा, कैरोटीनाइड की वजह से ऐसा होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड को और हम क्या बोलते हैं? जो पेपर में मिलता है, लाइकोपीन के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। पर्णहरित, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित कर शरीर में वृद्धि का विकास करता है। और विटामिन जो होता है शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा तो नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को तेज या धीमा करने में मदद करता है। और इसकी खोज की थी फंक ने 1912 में। तो विटामिन की खोज किसने की? ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना और इसको अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज आपके किस साइंटिस्ट ने 1831 में किया था? तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, श्लाइडेन। तो देखो, डार्विन और मेंडल जो थे ये तो अपने बोल सकते हैं कि आनुवांशिक सिद्धांतों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। श्लाइडेन जो होते हैं, और श्लाइडेन ने श्वान के साथ मिलकर कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। तो बचे क्या अपने रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया, है ना। और मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, इन्होंने अनुवांशिक सिद्धांत दिया। और श्लाइडेन और ने स्वान के साथ मिलकर कोशिका विभाजन के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इनमें से सेलुलोज किस में पाया जाता है? ठीक है, पशु
मतलब एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। तो इसका सही जवाब प्लांट्स। प्लांट्स कंटेन सेलुलोज, है ना। और सेलुलोज को खाते हैं आपके क्या, टर्माइट्स, है ना। इसीलिए दीमक से बचाने के लिए हम जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं, किसके ऊपर, अपने लकड़ी के बने फर्नीचर के ऊपर, है ना। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका बड़ा उपयोगिता होती है, ठीक है। हमारे जो पेपर्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक। उनका रंग एकदम वाइट होता है, लेकिन समय के हिसाब से अगर 50-60 साल तक किसी पेपर को रख लें तो पीले हो जाते हैं। तो वाइट पेपर पीले में कब कब बदल जाता है, जब उसके अंदर का सेलुलोज सूख जाता है। तो सेलुलोज को जानिएगा, ठीक है। और सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज जो सेल होता है ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखो 24 फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। 24 को 2 क्वेश्चन हो गए, तो परेशान मत होइए। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इन प्योर ब्लड? पल्मोनरी शिरा, ठीक है, फुफ्फुस शिरा, एल्वोली, पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी या ऑर्टा। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर देखा जाए तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर में हर जगह शुद्ध रक्त का संचार करती है, लेकिन सिर्फ हार्ट में ये आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये आमतौर पर अशुद्ध रक्त का संचार करती है, ठीक है। देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। पल्मोनरी आर्टरीज या फुफ्फुस धमनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त से पहुंचाने का काम करती है। कोरोनरी धमनी किसे भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक आता है, हृदय घात होता है पल्मोनरी आर्टरीज में। आमतौर पर आर्टरीज का काम शुद्ध रक्त का संचरण करना होता है, लेकिन इसका इकलौता अपवाद फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी को हम और क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, इसे ध्यान रखिएगा। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण होता है, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद फुफ्फुस शिरा होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है। दोनों लंग्स से लगी होती है, एक आपके हार्ट के राइट साइड में कनेक्ट होती है, एक हार्ट के लेफ्ट साइड में कनेक्ट होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हृदय की अक्षादी झिल्ली को कहते हैं पारिस्थितिका, पर्युपास्तिका, हृदय आवरण, परितंत्रिका। तो देखो परितंत्रिका तो नहीं है, बाकी इन तीनों में कुछ ऊपर वाले 2 क्वेश्चन ही होते हैं, तो सी वाला एकदम सही है, हृदय आवरण। हृदय आवरण जो होता है आपके हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली चली होती है, उसे हम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर नाम याद रखेंगे तो बेहतर होगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हृदय की आच्छादी झिल्ली को हृदय आवरण कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? नॉर्मन शाम्बे, क्रिस्टन बेनार्ड, निकोलाई सिंटिनी, जेम्स हार्डी। तो इसकी सही जवाब है क्रिस्टियन बेनार्ड। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इज डन बाय क्रिस्टियन बेनार्ड। क्रिस्टियन बेनार्ड ने दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, साउथ अफ्रीका के थे ये, है ना। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और इसका एक्सप्लेनेशन दुनिया का पहला प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बेनार्ड ने किया, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की, ठीक है। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनॉस ने की। ओपन हार्ट सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी, वॉल्ट लिनेन वॉटसन ने की, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने की, इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लासिफिकेशन कार्ल लैंडस्टीनर ने की, और आरएस फैक्टर की भी खोज इसने की। सल्फा ड्रग्स अक्सर पूछा जाता है, डगमैन ने की, किसने की? डगमैन ने की। और बीसीजी का जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, इसकी खोज ग्यूरिन कॉलमेट ने किया। किसने किया? ग्यूरिन कॉलमेट ने, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया? हु डिस्कवर्ड पेसमेकर? अब पहले तो ये जानना चाहिए कि पेसमेकर क्या होता है। कई लोगों को पेसमेकर के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, है कि नहीं? है तो बताओ कमेंट में। ठीक है, चलो बता ले रहा है तो बहुत अच्छी है, नहीं बताया तो कुछ लोगों को तो होगी, मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई पेसमेकर एक्चुअली होता क्या है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, पेसमेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, हार्ट के अंदर नोड्स पाए जाते हैं। ठीक, एक होता है एस ए नोड और दूसरा होता है ए वी नोड। ठीक है, दो नोड आपके हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे नोड साइनो ऑरिकुलम नोड और एंट्रोवेंट्रिकुलम नोड, ये दो नोड पाए जाते हैं। ऐसे नोड का काम होता है आपकी बॉडी में इम्पल्स या आवेग को उत्पन्न करना, मतलब करंट। ठीक, और एवी नोड का काम क्या होता है? उससे कैच करके पूरे हार्ट में सर्कुलेट कर देना। तो यही आपका इम्पल्स जो होता है, जो जनरेट होता है, इसी को आप बोलते हैं हार्ट बीट। कभी कोई आपसे पूछे कि हार्ट बीट का जनरेशन कैसे होता है, तो वो करता है ऐसे नोट। ऐसे नोट जो होता है वो आपके शरीर में हार्ट बीट का जनरेशन करता है। ठीक है, वो आपका लब डब जो आपका बब बब आवाज़ आती है हार्ट में, वो हार्ट बीट नहीं होती है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट ये जनरेट करता है ऐसे नोट। वो जो आवाज़ आती है वो वॉल्व के खुलने बंद होने की वजह से आती है, लब डब। और ऐसे नोट जो होता है वो आपके शरीर में हार्ट बीट का जनरेशन करता है, इम्पल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है, आपके शरीर में ऐसे नोट खराब हो जाता है, और जब ये ऐसे नोट खराब होता है तो इसी का ही एक रिप्लेसमेंट होता है, पेस मेकर। पेस मेकर एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा, है ना, आपके हार्ट के करीब कॉलर बोन में लगता है। आमतौर पर कॉलर बोन में लगाया जाता है क्योंकि कॉलर बोन में इतनी जगह होती है कि आराम से यहाँ पे ये फिट हो सकता है। ठीक है, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी से चलने वाला ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिसकी बैटरी एक बार लगती है तो 10 साल चलती है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जो आदमी होता है वही 10 साल नहीं चल पाता है, तो बैटरी बदलने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं, तो कभी कदार उनको बैटरी बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। आमतौर पे आज के टाइम में पेसमेकर की थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम हो गई है, तो 6-7 साल में लोग बदल रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो और आपकी बॉडी उसको किस तरह से, क्या किसने लगाया और किस तरीके से लगाया है। तो वैसे तो पेसमेकर की लाइफ और सेल की लाइफ 10 साल तक रहती है, लेकिन आजकल क्या है, पैसे बनाने के चक्कर में वो ऐसे लगाते हैं कि 5-6-7 साल में आपको लगाना पड़े। चलिए, फिलहाल ये तो बात हो गया कि भैया हमने पेसमेकर के बारे में बात कर ली, और पेसमेकर की खोज सबसे पहले किसने की थी, अब इसके बारे में बात करते हैं। वर्जीनिया एपगर, जॉन हॉब्स, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑल डिक्सन। तो देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पेसमेकर, तो पेसमेकर की खोज किसने की थी? जॉन हॉब्स ने। जॉन हॉब्स ने पेसमेकर की खोज की। ठीक है, बाद में इसको एडवांस किया, कई अलग अलग लोगों ने इसको डेवलप किया और ऊपर ले गए। ठीक है, लेकिन पहला नाम आता जॉन हॉब्स का। ठीक, पेसमेकर हृदय गति को कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने यानी प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोपोलोग्राफ, इसे मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाया जाता है ना, इलेक्ट्रोपोलोग्राफ। और ऑटो एनालाइजर तकनीक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने में यूज़ होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाने में किया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक यंत्र आपका आता है इलेक्ट्रोफेलोग्राफ। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफेलोग्राफ, तो आपके दिमाग के अंदर जितनी तरह की डिफॉर्मेशंस होती हैं उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोपोलोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो एनालाइज़र ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑटो एनालाइज़र जो होता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल को पता करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, आपके हार्ट संबंधित जितनी भी असमानताएं हैं उनका पता लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट और बताए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पेसमेकर के अलावा। ठीक है,
और पेसमेकर की खोज जॉन हॉप्स ने की थी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां में क्या शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में केवल प्रोस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, दोनों का मिश्रण होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोनों। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों पाए जाते हैं और ये मिश्रण काफ़ी उपयोगी है, आप इसे जानते ही होंगे। कई लोग सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर ये गोलियाँ मुफ्त में मिलती हैं और अगर आप उन गोलियों पर पलट के इसका पूरा कंपोजिशन देखेंगे तो वहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है। चलिए, तो साइंटिफिक नेम के चक्कर में मत पड़िएगा, यही ऑप्शन एग्जाम में आता है तो यही पूछा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। अनचाहे गर्भ धारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां पर पर्यावरण निरोधन का कार्यक्रम चलाया गया 1952 में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष चौतिक लैंगिक क्षमता और यौन आकर्षित को प्रेरित करता है और एस्ट्रोजन जो होता है अंडावाहिनी के परिवर्धन और स्तन वृद्धि में सहायता देता है। तो ये दो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, इन दोनों का क्या काम होता है ये यहाँ पर आपको समझाया गया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है। लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मानव शरीर में वो ग्रंथि जो दोनों चीज़ों का स्रावन करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है, वो कौन सी है? वो कौन सी ग्रंथि होगी? तो लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होती है ये मिक्स ग्लैंड होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सेक्रेट करती है। यहाँ से हार्मोन्स के रूप में आपका इंसुलिन भी निकलता है और अगर हम बात करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का जनरेशन भी करती है, लाइपेज वगैरह का जनरेशन करती है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अग्नाशय पाचन ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन अग्नाशय रस इसे निकालती है जिसमें 9.8 जल होता है, ठीक है, और दोनों चीज़ों को स्रावित करती है। किसको? हार्मोन्स को और एंजाइम दोनों को। और शेष भाग इसमें लवण और जल होता है, ठीक है। यह क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड या बेसिक। तो बेसिक होते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से ऊपर होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 ग्राम वसा देती है 30 ग्राम ऊर्जा, 17 किलो जूल ऊर्जा, 18 किलो कैलोरी ऊर्जा या 4 मेगा जूल ऊर्जा। तो भाई 1 ग्राम वसा जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है 9 किलो कैलोरी। हमेशा याद रखिएगा जो भी ऊर्जा वगैरह है वो कैलोरी में ही मापी जाती है और कैलोरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है, पीसीएस के जितने भी पेपर ऑर्गेनाइज कराता है उनमें घुमा घुमा के ये सब देता रहता है। तो जो भी लोग देखिए, ये सीरीज सिर्फ आरओ तक ही सीमित ना रखिए, इसको बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हैं, जीआईसी में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आरओ के अलावा ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो यूपी पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से काम आएंगे। तो दोस्तों ये आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी? देखो अब सीरीज़ का फिर से रेगुलरिटी बनेगी, ऑल्टरनेट करके हर 1-2 दिन में मैं कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ जानकारी इससे रिलेटेड देता रहूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे इतनी सारी बढ़िया सीनरी क्यों लगा रखी है, क्योंकि सब लोग घर में हो, है ना, और घर से ही पढ़ रहे हैं।
तो थोड़ा सा बाहर निकलने का भी मज़ा लेना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सीनरी पीछे लगा रखी है ताकि आपको बाहर के भी नज़ारे मिलते रहें और थोड़ा सा ग्रीनरी दिखती रहे। इन्वायरमेंट से जुड़े रहने का बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है, ऐसी चीज़ों को देखने से थोड़ा मन अच्छा भी होता है। तो इसीलिए मैंने इसको लगा रखा है ताकि पढ़ने के दौरान आपको इन्वायरमेंट का भी मज़ा मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।